जो सीरीज हम लेके चल रहे हैं करंट अफेयर्स की दोस्तों, उस क्रम में आज राष्ट्रीय जो परिदृश्य होता है, राष्ट्रीय महत्व की घटनाएं, उनका आज अंतिम वीडियो है। इसमें बहुत शॉर्ट में आपको उन सब चीजों को समराइज करेंगे, प्लस कुछ ऐसी चीजें हैं जो वन लाइनर फैक्ट के तौर पे आती हैं। ये वीडियो इंपॉर्टेंट रहेगा एज ए एस्पेक्ट ऑफ यूपी पीसीएस, राजस्थान पीसीएस, यूपी एसआई और आगामी वनडे एग्जाम्स के लिए। ठीक है, इस वीडियो पर विशेष ध्यान दीजिए। वनडे वन लाइनर एग्जाम्स के सवाल मेरा काम होगा केवल इनको इजी करके उस ढंग से समझा देना ताकि आपके मस्तिष्क में बैठ जाएं और पेपर के टाइम पे आप परफॉर्म कर सकें। ठीक है, इससे पहले 3 वीडियो हम लोग बना चुके हैं। थे तो 2 ही वीडियो, टेक्निकल फॉल्ट हुए तो 3 हो गए। जिसमें राष्ट्रीय प्रदर्शन का पूरा हो जाता है उसको कर लेंगे, तो जिस बुक को हम लेके चल रहे हैं परीक्षा मंथन, उसका आज पोर्शन आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। बुक है आपके पास में, तुरंत बुक खोल लीजिए, बुक में मार्क करते जाइए और 2 नोट्स बनाइए। पीडीएफ चेक करो, मत पढ़ो, कोई फायदा नहीं है पीडीएफ से। ठीक है, लेकर रख लोगे, पढ़ोगे नहीं, शांति से बैठ के सुनो चीजों को और कुछ क्रिएटिव बनो दोस्तों। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला मुद्दा है इन्फोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट पोर्टल। इन्फोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट पोर्टल, ये मसला क्या है सर, ये बताइए सर। इन्फोर्समेंट जो पोर्टल है ये किससे रिलेटेड है दोस्तों? ये न्याय विभाग से रिलेटेड पोर्टल आया है। ठीक है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ये जो एस्पेक्ट है उसको सुधारने के लिए इन्फोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट पोर्टल आया है। यहां से प्रश्न बनेगा, बताइए इन्फोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट पोर्टल किससे संबंधित है? न्याय विभाग से। तुक्का लगाना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, इस वजह से टू द पॉइंट आपको याद होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इन्फोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट पोर्टल, कॉन्ट्रैक्ट की बात हो रही है, मामला इकोनॉमी से रिलेटेड है, और लेकिन इसको हैंडल कौन कर रहा है? न्याय विभाग, जस्टिस डिपार्टमेंट। थोड़ा सा है कॉम्प्लिकेटेड, न्याय और इकोनॉमी दोनों में कॉन्ट्रडिक्शन है, लेकिन देखिए यहां पे है। चलिए आगे आ जाइए। इंटीग्रेटेड हेल्थ इंटरफेस, एकीकृत स्वास्थ्य इंटरफेस, बताइए ये क्या मसला है दोस्तों? बहुत पहले से देश में एक मिशन चल रहा है, वो है राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन। मतलब इसकी शुरुआत हो चुकी थी, राष्ट्रीय स्वास्थ्य डिजिटल मिशन। इसकी बैठक के दौरान ही अभी रिसेंटली एकीकृत स्वास्थ्य इंटरफेस की घोषणा की गई है। कुछ खास नहीं है, बता दिया है, बुक में दिया है, इस वजह से बाकी प्रश्न आने की संभावना कम रहती है यहां से, लेकिन फिर भी आप समझ लीजिए। ये जो मिशन है राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन, मतलब टेलीमेडिसिन, टेली डायग्नोसिस, मतलब समझ टेलीमेडिसिन का क्या मतलब है? मान लीजिए आपको एक एक्सपर्ट की सलाह चाहिए, एक एक्सपर्ट से आपको सलाह चाहिए। अब वो एक्सपर्ट बैठा हुआ है मान लीजिए यूएसए में, एक विशेषज्ञ है त्वचा रोग का, सपोज कीजिए आप त्वचा रोग के मरीज हैं, वो विशेषज्ञ यूएसए में बैठा हुआ है। अभी आप यूएसए जाएंगे तो सोचिए यूएसए जाने के लिए टिकट का खर्चा, रहने का खर्चा, कुल मिलाकर के एकोमोडेशन लाखों में पहुंच जाएगा। उसकी अपेक्षा यदि टेलीमेडिसिन और टेली डायग्नोसिस की सुविधा शुरू हो जाए, उससे क्या होगा? यहाँ के डॉक्टर्स अपनी रिपोर्ट दे देंगे कि सर हमने ये रिपोर्टें करा ली है, अब आप देख लीजिए। वो रिपोर्ट पे क्या करेगा? वो वीडियो कॉल के थ्रू आपसे कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये सुविधा रहेगी और वो रिपोर्ट देकर बोलेगा ठीक है ठीक है ठीक है, ये डायग्नोस हो चुका है, वो अपना डायग्नोस आपको दे देगा टेलीमेडिसिन के थ्रू। ये सस्ता भी है, इफेक्टिव भी है। सस्ता है, इफेक्टिव है, क्योंकि एक व्यक्ति बैठ करके कई देशों के मरीजों को दवा दे सकता है टेलीमेडिसिन के थ्रू। इंडिया के डॉक्टर भी बहुत स्पेशलिस्ट हैं। अभी इसमें रोबोटिक्स के थ्रू सर्जरी भी की गई है, इसी फील्ड में बहुत आगे बढ़ करके। तो आपको याद होगा कि इंडिया के डॉक्टर वो सफल रहे हैं सर्जरी करने में। वो सर्जरी सफदरजंग अस्पताल में हुई थी, और जो डॉक्टर थे वो डॉक्टर बैठे हुए थे आपके जो मंदिर है, बिल्कुल नाम ध्यान भूल रहा हूं उसका, अक्षरधाम मंदिर, दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर में बैठ करके उन्होंने वहां से डायरेक्शंस लिए, उन डायरेक्शंस के थ्रू टेली रोबोटिक्स के थ्रू वहां पे सर्जरी हुई। ठीक है, इस तरह से स्वास्थ्य विभाग में किस तरह से टेक्नोलॉजी यूज होकर के चीजें हमारी सुविधाजनक हो रही हैं, उसमें है। ठीक है दोस्तों, साइंस एंड टेक का पोर्शन है। आगे चलिए दोस्तों, यूनेस्को एक एटलस जारी करता है दोस्तों। यूनेस्को आप जानते हैं, यूनेस्को एक संस्था है जो संकटप्राय प्रजाति और संस्कृति को बचाने का प्रयोग करती है। यूनेस्को, इसने एक एटलस ऑफ वर्ल्ड लिंग्विस्टिक इन डेंजर है, डेंजर इस नाम से एक रिपोर्ट निकालता है। 2017 में रिपोर्ट आई थी, पुरानी हो गई है
पेपर्स में क्वेश्चन अब तक एक दो आए हैं, लेकिन आने की और संभावना है, इस वजह से दोबारा पढ़ा दे रहे हैं इसको, और कुछ नहीं है। खतरे में कौन सी भाषाएं हैं दुनिया में, इस पर ये बात करता है दोस्तों। इंडिया के बारे में इसका कहना है दोस्तों 197 ऐसी लैंग्वेजेस हैं जो खतरे की श्रेणी में आ चुकी हैं। इसका पैरामीटर क्या है, वो ये कहता है कि मिनिमम 10,000 लोगों से कम यदि एक भाषा को बोलने वाले बचे हैं तो भाषा खतरे में जा रही है। मतलब एक कोई भाषा है, वो पर्टिकुलर भाषा को बोलने वाले 10,000 से कम लोग हैं तो भाषा खतरे में जा रही है। ठीक है, अब देखो यहां से प्रश्न तो बनने की संभावना कम है। मेरा इसको बताने का आशय ये था दोस्तों कि यदि ऐसा कुछ है, इससे प्रश्न आ रहे हैं तो इससे बेसिक में जाएगा। बेसिक में कैसे जाएगा बोर्ड, वो बेसिक में से जाएगा। संविधान में कितनी भाषाएं हैं, 22 कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेज हैं। संविधान में भाषा के लिए कौन से आर्टिकल हैं, हिंदी को भाषा बनाने के लिए कौन से आर्टिकल हैं, या भाषा को राष्ट्रीय भाषा बनाने के लिए कौन से आर्टिकल हैं, वो सब दोस्तों यहाँ से आएगा। इस वजह से बेसिक्स के लिए बहुत जरूरी है। चलो आगे फटाफट, शिक्षा सूचकांक रैंकिंग। ओके, शिक्षा सूचकांक रैंकिंग, पहला सवाल ये जारी कौन करता है, शिक्षा है, शिक्षा से रिलेटेड चीजें शिक्षा ही करेगी दोस्तों, तो शिक्षा मंत्रालय करता है। शिक्षा मेल कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आप देखो याद कैसे रखोगे, इसमें देखो तुक्का लगाना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा। कैसे, अब तक आप देखो शिक्षा के मामले में देखो ये परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स है, परफॉर्मेंस ग्रेडिंग है। परफॉर्मेंस किसका बढ़िया रहा, परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स है कि परफॉर्मेंस किसका बढ़िया रहा। ठीक है, परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स है कि परफॉर्मेंस किसका अच्छा रहा। आप तो कैसे नहीं मार पाएंगे दोस्तों, क्योंकि यहाँ देखो टॉप पे पंजाब है, फिर चंडीगढ़ है, तमिलनाडु है, फिर केरल है। हम जनगणना पढ़े तो देखें सबसे ज्यादा शिक्षित लोग कहाँ पे हैं, केरल में। तो अगर आप तुक्का मारने की कोशिश कीजिए, अगर ये प्रश्न आएगा तो आप 100% तुक्का मारने बोले आप केरल है, केरल नहीं है। इस वजह से देखिए पंजाब यहाँ परफॉर्मेंस में ऊपर निकल रहा है दोस्तों। ठीक है, याद करने का तरीका याद रखिए, पंजाबी मुंडे, पंजाब का सबसे ज्यादा संबंध किससे, कनाडा से। पंजाब का सबसे ज्यादा संबंध किससे, कनाडा से। और कनाडा संबंध होने की वजह से लिविंग स्टैंडर्ड और बोली भाषा कैसी है, अंग्रेजी और लाइफस्टाइल स्वयं वाला है। देन क्या हो जाएगा, पंजाब स्वयं वाला, पंजाब जो शिक्षा सूचकांक में ट्रेंड कर रहा है। ठीक है, पंजाब के बाद चंडीगढ़ आप जानते हैं, चंडीगढ़ के बाद तमिलनाडु, तमिलनाडु के बाद में केरल। सबसे खराब स्थिति कहाँ है दोस्तों, सबसे खराब बिहार का नाम लीजिए। हाँ, बिहार को बच रहे हैं, यहाँ लद्दाख सबसे खराब है। यूनियन टेरिटरी के रूप में लद्दाख उभर कर गया है, लद्दाख के बाद में मेघालय, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश। ये चार सबसे खराब स्थिति में है, किसमें, एजुकेशन परफॉर्मेंस इंडेक्स में। ठीक है, परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स है ये। ठीक है, चलिए एक बहुत नया इनिशिएटिव, बहुत ही नया इनिशिएटिव, वो है खाद्यान्न एटीएम का इनिशिएटिव। भारत का सबसे पहला है ये, सबसे पहला खाद्यान्न एटीएम बना है दोस्तों। कहाँ बना है, एटीएम मतलब क्या होता है, ऑटोमेटिक टेलिंग मशीन। मतलब क्या है कि बैंक ना होने पर भी बैंक जैसी सुविधाओं का हमें उपयोग कर लेना। मतलब जैसे बैंक बंद है फिर भी बैंक के बाहर एक मशीन लगी, हम कार्ड लेकर के जाते हैं, पैसा जमा कर सकते हैं, पैसा निकाल सकते हैं। जो सुविधाएं हमें बैंक के माध्यम से मिलती थी कि बैंक के समय से आइए, ये वो तो भाई अब लंच टाइम है, अब नहीं हो पाएगा, आधे घंटे बाद आइए, 2 घंटे बाद आइए। इन मसलों से दूर करके एटीएम की सुविधा बनाई। ये इसी तरह का ये एटीएम है जिसमें खाद्यान्न मिलता है। खाद्यान्न वाला समझते हो, फूड ग्रेन मिलता है। ठीक है, अपने आप में यूनिक है ना। तो सबसे पहली शुरुआत इसकी दोस्तों कहाँ हुई है, इसकी शुरुआत हुई है गुड़गांव में। और ये गुरुग्राम आपका दोस्तों कहाँ है, हरियाणा में। कहाँ पर है, हरियाणा में गुरुग्राम। दिल्ली एनसीआर का भाग है। ठीक है, काफी अच्छी सिटी है। तो खाद्यान्न एटीएम बना है दोस्तों। अब इसको देखो, ये तो नहीं पूछेगा कि 5 मिनट में 70 किलो तक निकाल सकता है, इससे नहीं, इसका मतलब है ये पूछेगा इसमें किस तरह के खाद्यान्न। तो ये 3 तरह के खाद्यान्न है इसमें। कौन कौन से देखिए, गेहूं सबसे बेसिक नीड, गेहूं तो चाहिए, बाजरा है और चावल है। देखो गेहूं चावल तो आप अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि गेहूं की रोटी और चावल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो चाहिए। एक नया इंग्रेडिएंट है दोस्तों, वो बाजरा। ठीक है, तो इसको भूलिएगा नहीं। खाद्यान्न एटीएम देखो, यदि आपके पास पैसों की कमी है, एक तुक्का लगाने के लिए मैं आपको थोड़ा सा, ताकि आप इसकी रिलेट कर सकें, यदि आपके पास पैसों की कमी है तो फिर क्या होगा, एटीएम में पैसे ना देकर बैंक ब्रांच से पहले पैसा आएगा। मान लीजिए कल को मनी क्राइसिस हो जाए, सबसे पहले एटीएम बंद होते हैं, सबसे पहले एटीएम बंद होते हैं। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ब्रांचेस में आपके पैसे विड्रॉल होना शुरू हो जाएंगे। ठीक, यदि आपके पास एक्सेस है पैसा तो आपके एटीएम में पैसा भरे रहेंगे और बैंक ब्रांच में भी आप पैसे लेने जाएंगे, पैसा मिल जाएगा। जैसे बहुत सारे बैंकों के एटीएम लगे हुए हैं, लेकिन एटीएम को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, अपना पैसा नहीं मिल पा रहे हैं, वो सालों से बंद पड़े हुए हैं। ऐसे एटीएम में पैसा मिलता है, बड़ी संस्था है। इसी तरह समझो, हरियाणा खाद्यान्न उत्पादन में ऊपर है। जब ऊपर है तो भैया कभी भी 24 घंटे खाद्यान्न उपलब्ध रहेगा। आप आइए एटीएम में, आइए ले जाइए, हैंड टू हैंड, कोई देर करने का जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए खत्म करते हैं, इधर आ जाओ फटाफट।
सेकंड पेज पे। ठीक, वन लाइनर है, ध्यान से सुन लेना है, एक दो बार रिवाइज करोगे काम हो जाएगा। ठीक है, काम है ये बुक लेके बैठे हो, बुक को लो, जो मैं बता रहा हूँ मार्क करते चलो, और जो चीजें मैंने छोड़ दी बुक में वो इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, इंपॉर्टेंट नहीं मेरे एस्पेक्ट से, तो मुझे अनुभव है पेपर का, पेपर क्वालिफाई कर चुका हूँ इत्यादि, और अनुभव के आधार पर आपको बता रहा हूँ चीज इंपॉर्टेंट है, वो चीज मैं यहाँ रखा हूँ। ठीक है, एक दो टॉपिक छोड़ा होगा जो बिल्कुल ही निरर्थक टॉपिक है, जहां से आने की संभावना बहुत कम है, पहले भी कई प्रश्न पूछे जा चुके हैं। ठीक है, आइए आगे आइए, गोवा इंस्टीट्यूट फॉर फ्यूचर ट्रांसफॉर्मेशन। देखो ये आप टॉपिक अगर बुक में पढ़ें काफी लंबे लंबे दे रखते हैं, प्रश्न कहां से बन सकता है मैं आपको बता देता हूं दोस्तों। एक तो गोवा इंस्टीट्यूट फॉर फ्यूचर ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, फ्यूचर ट्रांसफॉर्मेशन को लेकर के। दूसरा है देखो दोस्तों ऑनलाइन फैंटेसी गेम उद्योग को, यहाँ पे क्या है फ्यूचर ट्रांसफॉर्मेशन, पहला वाला देखो गोवा इंस्टीट्यूशन फॉर फ्यूचर ट्रांसफॉर्मेशन, फ्यूचर के लिए ट्रांसफॉर्म करना है दोस्तों, एक योजना बनेगी, योजना ही तो बनेगी ना, तो फ्यूचर में ट्रांसफॉर्म करोगे। आप अपने फ्यूचर को सुधारना चाहते हो, पहले एक योजना बनाओ कि हमें योजना के तहत हमारा टारगेट ये है, उस तक पहुंचने की योजना ये है। इसलिए अपना फ्यूचर सुधारना चाहता है दोस्तों, और योजना ये है, फ्यूचर क्या है, एसडीजी गोल के तहत क्या करना है, 2030 तक विकास करना है, यही तो लक्ष्य है 2030 तक, है ना। अब देखो ऑनलाइन फैंटेसी खेल उद्योग, इसको लिए रेगुलेशन आया है कि ऑनलाइन गेमिंग के लिए कुछ भी नहीं है, तो बड़ा कॉम्प्लिकेशन हो रहा है। और ये दोनों ही किसके अंडर में है दोस्तों, नीति आयोग की, किसके अंडर में है दोस्तों, नीति आयोग की, समझिए, इस वजह से मैंने दोनों क्लियर किया था कि दोनों ही नीति आयोग के इनिशिएटिव है। ठीक है, चलिए आगे आ जाओ दोस्तों, प्रश्न यहाँ से यहाँ तक पूछेगा, यहाँ बता दें, अगले पे आ जाओ, केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट, केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट, केन बेतवा दो नदियां हैं, दोनों नदियां आपस जमुना की सहायक बन जाती हैं। ठीक है, देखो दोस्तों मसला क्या है, केन नदी का पानी निकाल के बेतवा में डाल दिया जाएगा, जो एक्सेस पानी है, इसके लिए लिंक कर दो इनको आपस में, ताकि बीच वाला क्षेत्र है, मान लीजिए दो नदियां कुछ इस तरह से हैं, एक नदी ये है, एक नदी ये जा रही है, बीच के लोग सूखे में मर रहे हैं, तो इस तरह से इसको कनेक्ट कर दो ताकि ये बीच के इधर वाले दोनों लाभान्वित हो सके। कुछ लोग यहाँ से ये लाभान्वित हो जाएंगे, कुछ यहाँ से हो जाएंगे, कुछ यहाँ से, और जो बीच वाले बचे वो यहाँ इस लिंक के थ्रू लाभान्वित हो जाएंगे। समझ रहे हैं मेरी बात को? ठीक, अब देखो यहाँ से प्रश्न तो पूछ रहे हैं, केन बेतवा लिंक जो बहुत आसान है, सब जानते हैं, दोनों यूपी और एमपी में जो एग्रीकल्चर परियोजना है। यहाँ से प्रश्न बनेगा ज्योग्राफी से, तो ज्योग्राफी से नदी वाले सेक्शन में आपको देख लेना होगा, प्रश्न बन सकता है, बताइए यमुना के पूर्व से मिलने वाली नदी कौन सी है, पश्चिम से मिलने वाली नदी कौन सी, इत्यादि, ट्रिब्यूटरी से प्रश्न बनेगा, ध्यान रखना। ठीक है, ज्योग्राफी के प्रश्न ऐसे बनते हैं। आगे आ जाओ, पायलट पेयजल सर्वेक्षण, ठीक है, पायलट पेयजल सर्वेक्षण, शहरों में उचित जल वितरण, ये हमें सुनिश्चित करना है। अच्छा, पढ़ाने का मतलब क्या, वैसे ही ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, बहुत साल चल रहा है पेयजल को लेकर के, आपको अभी हमने पढ़ाया था, जल शक्ति मिशन भी चल रहा है इत्यादि, इंपॉर्टेंट डिस्कस हो जाता है इसमें। एक यूपी के शहर का नाम अगर यूपी से आने वाला है तो पूछ सकता है, पूछ ले। ठीक, पायलट पेयजल सर्वेक्षण ये चलाने वाला कौन है, आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय, आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय इसको चलाता है। शहरों में उचित जल वितरण की बात कर रहा है। ठीक है, और 10 शहर इसके अंदर जो है लिए गए हैं, हाईलाइट करे गए हैं, इसमें आगरा है सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये यूपी से रिलेटेड करता है। बाकी आप जिस स्टेट से करता हो उसको देख लीजिए, जिसका पैसे देने वाले हैं उसका ध्यान रखिए आप। ठीक है, अच्छा, इसको लिए इंपॉर्टेंट मैं सीरियसली नहीं मानता इसको, क्योंकि जैसे ही जल शक्ति मिशन आ गया, जल शक्ति लास्ट वीडियो में आपको पढ़ाए थे, जल शक्ति मिशन 2.0 वो स्पेसिफिक है शहरों के ऊपर, कि शहरों का जल वितरण हमें सुधारना है। ठीक है दोस्तों, चलिए एक इनिशिएटिव है, हो सकता है मल्लाना ने तो बता रहा हूं। ठीक है, वैसे ये राष्ट्रीय नहीं, एक पार्टी विशेष का है। जैसे एक मुट्ठी चावल, ये इनिशिएटिव पश्चिम बंगाल में चलाया गया है दोस्तों, सबसे ज्यादा चावल भी वहीं होता था पहले, अब यूपी इसमें टॉप मार रहा है, लेकिन पश्चिम बंगाल से चावल रेट करता है। इसमें याद रखेंगे कि एक मुट्ठी चावल का जो एस्पेक्ट है वो बंगाल में है। ये कौन चलाए हैं, जेपी नड्डा ही चलाए हैं। जेपी नड्डा कौन है आप जानते हैं, बीजेपी के इस समय कौन है, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा जी। तो ये क्या करे हैं, बोले ये हमारी झोली है, एक मुट्ठी चावल डाल दीजिए, शाम को इकट्ठा करके सबके जगह बना करके हम तुम्हारे चावल खाएंगे। ठीक है, नेता लगे भैया, गए एक एक मुट्ठी चावल ले आए, और बोल रहा है कि देखो इससे क्या होगा कि किसानों से हमारा सीधा जनसंपर्क होगा। ठीक, चलो उनका इनिशिएटिव है, हमें पेपर के लिहाज से याद रखना है, एक मुट्ठी चावल पश्चिम बंगाल। चलिए आगे तब गुलाब अभियान, ठीक है, पूछने की संभावना कम है लेकिन छोड़ना कुछ भी नहीं। गुलाब अभियान ये है क्या आखिर,
तो दोस्तों कुछ खास नहीं है। जब भी कृषि कानून इंडिया में आया, कृषि कानून को लेकर के विरोध और समर्थन दोनों ही चीजें चल रही थी। तो कृषि कानून के विरोध में सरकार इसको वापस ले ले, इसलिए इंडियन डायस्पोरा का मतलब जानते हो, वे स्वदेशी भारतीय जो विदेशों में रहते हैं, वे भारतीय जो विदेशों में रह रहे हैं, वो भारत के लिए क्या है, डायस्पोरा, एक वर्ड है डायस्पोरा। तो वो डायस्पोरा के लोगों ने क्या किया, फिर देखो उन्होंने एक अभियान चलाया, गुलाब अभियान। बोला कहना कुछ नहीं है, केवल मोदी जी की पोस्ट पे जाकर के एक गुलाब सेंड कर देना विरोध के तौर पे। बोले विरोध का बड़ा तरीका है, चलिए ठीक आगे। राजा सुहेलदेव स्मारक, ठीक है, राजा सुहेलदेव। अभी देखो नया नया हिस्ट्री करने का कोशिश किया जा रहा है देश के अंदर, वो तो अपना मसला है, तो केवल मतलब करंट अफेयर से अब ये नया खोज रहे हैं। बोले राजा सुहेलदेव जी महान होंगे भैया, तो उनके नाम पे ये लोग जो है एक स्मारक का गठन करेंगे जो बहराइच उत्तर प्रदेश में बनेगा। कहाँ बनेगा, बहराइच उत्तर प्रदेश में, राजा सुहेलदेव स्मारक, ठीक है। चलिए आगे जाओ। अच्छा, दो घटनाएं हैं जिनको 100 साल पूरे हो गए हैं। एक तो हमारा संसदीय घटना ही मान लो भाई, इस घटना ही है हमारा संसद, यहाँ पता नहीं कौन कौन सी घटनाएं घटी, एक संसद और एक चोरा चोरी की घटना हुई थी दोस्तों। बताइए किसमें होती, असहयोग आंदोलन में जब चल रहा था अपनी पीक पे, तो एक घटना हो गई, बड़ी अप्रिय घटना, जिसमें पुलिस वाले जो है जल करके मर गए थे। कुछ विद्रोहियों द्वारा झड़प हुई आपस में, और विद्रोहियों ने थाने को आग लगा दी चोरा चोरी नाम के स्थान पर, तो वहां पुलिस वाले मर गए, तो गांधी ने आंदोलन को वापस ले लिया था। अच्छा, इन दोनों ही घटना को 100 साल हो गए। अब प्रश्न कहां से बनेगा, मैं आपको बताता हूँ। पहले चोरा चोरी की बात करते हैं। चोरा चोरी को 100 साल हो गए, कभी नहीं पूछेगा भैया ये जो कब हुआ था, तो एग्जैक्ट डेट 4 फरवरी 1922 को। अच्छा, ये किस आंदोलन से रिलेटेड है, असहयोग आंदोलन। तो ये कनेक्टिविटी आपको डेवलप करनी होगी, तब पेपर बड़ा आसानी से निकलेगा। असहयोग आंदोलन, इसका डेट क्या था, इस तरह की चीजें, ठीक है। कौन सा इसके लिए रेजोल्यूशन पास हुआ था, असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन का मर्जर कैसे हुआ, ये आप देखिए हिस्ट्री में। मेरा काम है डायरेक्शन दे देना, करंट अफेयर की क्लास में हम लोग हिस्ट्री की नहीं है। अच्छा, संसद भाषा दोस्तों, संसद वैसे भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है इस समय का, क्योंकि संसद को लेकर बड़ा कॉम्प्लेक्शन चल रहा है। उस वजह से संसद को रीडेवलप करने के लिए एक योजना भी चल रही है, कौन सी, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट। इसके तहत क्या है कि अब हमारा जो गोल संसद था वो त्रिकोणा बन जाएगा, ठीक है। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट चल रहा, संसद का विस्तारीकरण चल रहा, ठीक है दोस्तों। तो संसद को भी 100 साल पूरे हो गए हैं। अच्छा, संसद हमारा कहाँ है दोस्तों, तो संसद भवन दिल्ली में, तो मैं जानते हो रायसेना हिल पे है, ठीक है। और देखो इससे 2-3 फैक्ट बता देता हूँ। इसको बनाने वाले इंजीनियर हार्वर्ड बेकर एडवर्ड लुटियंस, इन्होंने इसको डिजाइन किया था, ठीक है। इन्होंने ही कनाट प्लेस को डिजाइन किया था। पूरा एक जो दिल्ली थी उसको बड़े कायदे में बसाने का काम इन लोगों ने कोशिश करी थी। उस समय के जो इंजीनियर थे, बड़े मेगा स्किल्स इन लोगों ने जो निर्माण का कार्य किया। आगे जाओ फटाफट। ऑपरेशन समुद्र सेतु फर्स्ट और सेकंड दो हैं दोस्तों, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा, डायरेक्ट बता देता हूं। ये ऑपरेशन समुद्र सेतु फर्स्ट चला दोस्तों कोविड-19 के समय। लिख लो जो मैं बातें बता रहा हूं, हर चीज लिखूंगा नहीं क्योंकि बहुत लंबी चीजें हो जाएंगी। कोविड-19 के समय जो स्वदेशी विदेशों में फंस गए थे उन्हें निकालने के लिए चलाया गया ऑपरेशन समुद्र सेतु फर्स्ट। दूसरा क्या चलाया गया है, ऑक्सीजन सप्लाई करने के लिए ऑक्सीजन भर करके हमारे मैत्री देशों के लिए तक पहुंचाया गया, उसको नाम दिया गया ऑपरेशन समुद्र सेतु सेकंड, द्वितीय चरण है इसका, ठीक है। हो गया दोस्तों, आ गया जाओ फटाफट। किसानों को लेकर बड़ा बवाल चल रहा है। अभी किसान रेल का शुरुआत किया गया है सरकार की तरफ से, ठीक है। आंदोलन तो चल ही रहा है और मसला है किसान रेल क्या है, किसान के प्रोडक्ट जो है ना, उन प्रोडक्ट को तीव्रगामी ढंग से फटाफट जो मंडी तक पहुंचा देना। बोले अगर बिहार का कोनो मतलब टमाटर तोड़ लिया, बोला टमाटर रेट बिहार में सही नहीं, बोला हम तो मुंबई बेचेंगे। अब मुंबई अगर सड़क से गया तो आधा टमाटर को वैसे ही पिचका जाएगा, उसका अपने आप टमाटो सॉस बन जाएगा, ठीक है। देन फिर क्या हो जाएगा, बचा भी उसड़ जाएगा और टाइम ज्यादा लगता है। तो जो क्या होगा, तो जो फाइनल प्रोडक्ट वहां पहुंचेगा, प्रोडक्ट की अपने आप क्वालिटी गिर जाएगी। इस वजह से रेल, इस तरह की रेल चलेगी किसान की सहायता के लिए। सबसे पहली चली है दोस्तों, वो चली है महाराष्ट्र देवलाली से लेकर के बिहार तक, महाराष्ट्र देवलाली से लेकर के बिहार तक। तो हमको पहला याद रखना है। आगे और भी चलेंगे इस क्रम में, आगे और अपडेट आएगा, हम लोग अपडेट पे बात करेंगे। चलिए, ये बोरा आ गया, बोरा तो नहीं गया है भाई, वो आंध्र प्रदेश है, अपना राज्य है, अलग हुआ है, ठीक है, बन गया है। ये अपना 3 राजधानी बना लिया दोस्तों, 3 राजधानी, 2 तो समझते हैं लोग, 3 बना लिए। देखो अमरावती अलग है, विशाखापट्टनम अलग है, कर्नूल अलग है। देखो कर्नूल भी अलग है दोस्तों, कर्नूल इसका राजधानी है। अब देखो अमरावती को इन्होंने विधायी राजधानी बनाया। विधायी समझते हो, यहाँ पूरा जो है नेतागण बैठेंगे और इनका जो विधानसभा टाइप का यहाँ रहेगा।
विशाखापत्तनम में कार्यकारी रहेगा, जितना भी मंत्रालय रहेंगे वो सब यहाँ रहेंगे। कुरनूल में न्यायिक रहेगा, जो इनका हाई कोर्ट रहेगा वो कुरनूल में रहेगा। ठीक है दोस्तों, तीनों को याद रखेंगे इसी क्रम में। ये डिवीजन ऑफ पावर भी यही होता है कि 3 अलग अलग क्रम में डिवीजन ऑफ पावर किसमें दिया हुआ है आप बताइए। ठीक है, कौन से अनुसूची में है, कौन से आर्टिकल में है। चलिए, महिलाओं को लेकर के एसएससी ने स्थायी कमीशन, ये देखो बहुत लंबे समय से विवाद का विषय था, मैं केवल बता दे रहा हूं कि सर्विस सबऑर्डिनेट जो कमीशन होता है, आर्मी में कमीशन होता है, या स्थायी कमीशन में महिलाएं नहीं ली जाती थी, अब वो ली जाएंगी। ये मसला क्या है, कैसे है, मेंस का मुद्दा है, पीटी पूछने की संभावना बहुत कम है। चलिए आगे आ जाओ। कौन सा ऐसा राज्य है जिसने गवर्नमेंट जॉब पाने के लिए बच्चों की सीमा मिनिमम 2 कर दिया? देखो अगर 2 से ज्यादा तुम्हारे बच्चे हैं फौरन मत भरिए हमारे यहाँ। ये जो काम करने वाला राज्य है दोस्तों वो है हमारा आसाम। आसाम, असम, असम। सम के अंदर ही देखो दोस्तों सीमा लगा हुआ है, साम में ई की मात्रा जोड़ दो सीमा बन जाएगा सम, सीमा। और सम से ये याद रखो कि एक विषम होता है, 2 सबसे पहली सम संख्या है, तो ये क्या है असम। अपने नाम में ही दोनों चीज समेटे हुए है। असम, सम मतलब 2 और असम मतलब सीमा। तो किसने सीमा लगा दी दोस्तों? असम ने। क्या सीमा लगाई है? 2 की सम संख्या में। समझ में? आगे आ जाओ फटाफट। निंजा UVA अनमेन्ड एरियल व्हीकल्स मतलब ड्रोन, समझ लो ये ड्रोन है, इसको ड्रोन के नाम से आप बेहतर जानते होंगे, ड्रोन। तो ये जो मामला है निंजा ड्रोन वाला, ये का है रेलवे ने इसको शुरू किया है दोस्तों। तो आपको देखो अंदाजा नहीं लगा पाओ, डायरेक्ट प्रश्न आएगा कि निंजा अनमेन्ड व्हीकल कौन प्रोजेक्ट शुरू किया है? ठीक है, तो रेलवे किया है। अब इसको याद करने का तरीका देखो, रेल के ऊपर कोई सामान्य व्यक्ति पुलिस से कूद करके क्या लगता है बच जाएगा? हाँ, सलमान खान हो तो कह नहीं सकते, या चिट्टी हो, रोबोटर, समझ रहे? और कौन बच सकता है दोस्तों? तो वो है एकमात्र प्राणी जिसका नाम है निंजा। निंजा ही बच पाएगा ट्रेन के ऊपर कूदने के बाद में। तो ये निंजा की तरह चलता है, हवा में तैरता हुआ पहुंचा ड्रोन और रेलवे का। ठीक है, डिटेल में जाओगे तो रेलवे अपनी सुविधा सुधारना चाहता है इत्यादि इत्यादि, इसके लिए इसको लिया है। अच्छा, हैदराबाद में भी ऐसा इनिशिएट किया गया है। हैदराबाद में चावल के लिए केंद्र है दोस्तों। ये व्यक्तिगत प्रयास है दोस्तों, एक व्यक्ति है उनका व्यक्तिगत प्रयास है। ठीक है, व्यक्तिगत प्रयास है, उन्होंने अपने पैसों से लगाया गरीबों के लिए। ठीक है, चलिए आगे आ जाओ। सीज पुलिस स्टेशन, ये बड़ा हास्यास्पद लगता है हमको, दो पुलिस स्टेशन में जो बेस्ट कार्य के लिए सीज पुलिस स्टेशन चुना जाता है। पुलिस स्टेशन का नाम सुनते ही आदमी को रूह कांप जाती है, वो पुलिस स्टेशन चलते हैं तो आदमी पहले रूह कांप जाएगी पुलिस स्टेशन के नाम से। फिर भी ये सील से पढ़ना पड़ेगा, कभी आ जाए पेपर में, बस अब तक तो हम देखे नहीं है। ठीक है, तो थावेली नोंगपोंग सेल, ये क्या है? ये दोबारा पढ़ते हैं, थावेली नोंगपोंग सेक मई। तुक्का मार लेना भैया, हमसे नहीं पढ़ा जाएगा, तुम तो 2 बार में नहीं पढ़ा जाएगा। ये नोंग सेक पेंक मई क्या है ये? ठीक है, मजाक का बात नहीं, ये जो है तमिलनाडु का है। ठीक है, तमिलनाडु का है दोस्तों। थामेली को याद रखेंगे, थामेली का ये पुलिस स्टेशन है। ठीक है, वैसे भी नाम इतना डरावना है ना, ये नोंगपोंग सेक मई, याद रखना। ऐसा कुछ देखिए, ये टॉप है। इसके नीचे आ जाओ, तमिल में सेलम सिटी पुलिस स्टेशन इसके बाद रैंकिंग रखता है। हाँ, अब ये देख लो अरुणाचल प्रदेश, इससे थोड़ा अवेयर हो। देखो पेपर की जब तैयारी करो, एक बात याद रखो, पेपर की तैयारी क्रम में सबसे पहले हमारा साउथ इंडिया और नॉर्थ ईस्ट, इनसे दोस्ती कर लो। इनके नामों से घबराओगे नहीं, तुम्हारा पेपर निकलेगा। इनके नामों से घबराओ, तुम्हारा पेपर नहीं निकलेगा। इनसे कुछ भी होता है, प्रश्न बनता है। देखो जैसे ये नाम आए साउथ, मतलब के साउथ इंडिया वाले, तो आप अपने आप में जमा लड़खड़ाने लगे। हम लोग तो पढ़ चुके हैं कई बार, तो हमको इतना इशू नहीं होता। ये तो आप लोगों को ऐसे इस तरह के ड्रामे करने पड़ते हैं। वरना बता रहा हूं, अरुणाचल प्रदेश एकदम अरुणाचल प्रदेश को अपने ऊपर का हिस्सा, ये अपना तुम्हारा छोड़ दो, पेपर हो जाएगा। इनमें विशेष ध्यान दो, जो भी नॉर्थ ईस्ट में घटना है या फिर साउथ इंडिया में, यहाँ से पेपर बनता है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश का चांगलांग जिला में खाफलांग पुलिस स्टेशन है। ये पहले फेमस रहा है, खाफलांग सबसे ऊंची दूरी पर जो है पहले पोलिंग बूथ था इसके नाम में, खाफलांग। ठीक है, ये 3 कुछ खास नहीं है, वन लाइनर है दोस्तों। मैंने बता चुका हूं, ये वन लाइनर पूरा का पूरा दोस्तों किसके लिए है? यूपी पीसीएस, राजस्थान पीसीएस, उसके बाद में यूपी एसआई और आगामी इस तरह की कोई परीक्षा, पटवारी इत्यादि जिस भी स्टेट की हो रही है वहां ही आएगा। वन लाइनर टू द पॉइंट स्ट्राइक है। वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हमारा प्रयास है ज्यादातर लोगों तक पहुंचे, ताकि जो भटक रहे हैं
इधर उधर अनायासी नर्तक में जो है 6-7 घंटे के अनायास जो है वीडियो बनाकर लोगों ने रखी है, उन पे जो भटक रहे हैं उस भटका जो टू द पॉइंट चीजों पे आए और अपनी मेहनत को एक सटीक डायरेक्शन आप 2 बार कर लीजिए, आप निकल जाओगे। ठीक है, इस तरह से अपने दोस्तों तक और दोस्त नहीं है दुश्मनों तक जो भी है, ठीक है, वहां तक पहुंचाएं वीडियो को, ये आपकी ड्यूटी है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।